फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है बेसिक थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करी थी। आपकी यूनिट का नाम था केमिकल काइनेटिक्स। हमने उसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था। उसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, कैसे चीज़ें हम कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फर्स्ट लेक्चर में हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखा था, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखी थी। और हमने ये भी जाना था कि हम जो है किस रिएक्शन की काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं, वो भी हमने लास्ट में जानी थी ये बातें। तो आज का लेक्चर रहने वाला है टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कितनी टाइप की होती है, इस वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करेंगे। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी यूनिट क्या होती है? तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन टाइम। ये था हमारे पास क्या फॉर्मूला किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का। तो जब हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है आप सबको पता है, मोल पर लीटर। और टाइम का सेकेंड, ये भी आपको पता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, और ये भी ऊपर आएगा तो सेकेंड इनवर्स। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो गई? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये तो हो गई यूनिट के बाद। अब अगला है हमारा टाइप ऑफ रेट, यानी कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी टाइप की होती है। तो बेसिकली हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक एवरेज रेट पढ़ते हैं हम, और एक इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ते हैं। तो एवरेज रेट क्या होता है? द चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन में बदलाव हो रहा है। किसके कंसंट्रेशन में? प्रोडक्ट की या फिर रिएक्टेंट के। हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का ही तो पढ़ रहे हैं पूरा, कि मतलब रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार से जो रिएक्शन है किस स्पीड से जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, यही सब तो हम पढ़ रहे हैं। तो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इन अ टाइम इंटरवल, किसी एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में जो आपकी कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? एवरेज रेट के नाम से जानते हैं। ये मेन है यहाँ पर आपका टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का क्या मतलब है कि पहले आपका कुछ टाइम t1 था और फिर आपका नेक्स्ट टाइम t2 है, उनके बीच में उसके बीच में जो आपका चेंजमेंट हुआ हमें वो निकालना है। ओके, एवरेज रेट में। तो इसका फॉर्मूला बनता है आपका कुछ इस प्रकार से, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो उसी को हमने यहाँ पर डेल्टा करके लिखा हुआ है। डेल्टा का मतलब आप सभी जानते हो कि चेंज, कंसंट्रेशन में चेंज क्या है। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये आपका हो गया एवरेज रेट का फॉर्मूला। तो मैं इसे थोड़ा सा आपको ग्राफ की हेल्प से समझाना चाहूँगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने रिएक्शन ली है, हमारे पास रिएक्टेंट क्या है? ए, जो चेंज हो रहा है किसी टाइम के बाद बी में। बी क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट। तो हम जब रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बनाते हैं तो ये आपका क्या होता है? ये आपका वाई एक्सेस और ये आपका एक्स एक्सेस होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो हम वाई एक्सेस में कंसंट्रेशन लेते हैं और यहाँ पर एक्स एक्सेस में हम क्या लेते हैं? टाइम। आप जब रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बनाते हो तो आपको पता है कि समय के साथ साथ जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज़ होता है। तो उसके लिए रिएक्टेंट के लिए ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज रेट निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज रेट निकालना है हमें पता है एवरेज रेट बराबर क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये हमें निकालना है। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास किसी टाइम इंटरवल t1 पे ये कंसंट्रेशन आपका है c1, ओके, और किसी टाइम t2 पर आपका कंसंट्रेशन है c2।
तो आप देख रहे हो ये जो टाइम T2 पर आपको मिल रहा है वो आपको कम कंसंट्रेशन का मिल रहा है। तो इसी में जब हम चेंज निकालते हैं, हम ये किसके लिए लिख रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए। ये रिएक्टेंट के लिए मैंने बनाया है। तो इसका फॉर्मूला जो हम उसके लिए जो हम रेट लिखेंगे, एवरेज रेट, क्या लिख रहे हैं हम, एवरेज रेट। फॉर्मूला आपको पता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, और हम रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो आगे क्या लगाएंगे, माइनस। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अब यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, C2, और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, C1। टाइम आपका फाइनल T2 माइनस T1, और माइनस यहाँ पर आप लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट के लिए हमने लिखा। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हम इसके लिए क्या लिखते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। और अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे बनेगा, आपको पता है समय के साथ प्रोडक्ट जो है बन रहा है, यानी कि उसका इंक्रीजिंग नेचर होगा। कुछ t इज इक्वल टू यहाँ पर 0 समय पर जो आपका प्रोडक्ट था वो 0 है, कुछ भी नहीं है, और समय के साथ वो प्रोडक्ट आपका बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको पता है हमने t लिया है समय, और यहाँ पर हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन। ओके, तो जब आप देखोगे यहाँ पर किसी टाइम t1 पर कंसंट्रेशन C1 है, और यहाँ पर किसी टाइम इंटरवल T2 पर कंसंट्रेशन C2 है, तो आप देख रहे हो ये समय के साथ प्रोडक्ट जो है आपका बढ़ रहा है। जब हम प्रोडक्ट के लिए अब हम लिख रहे हैं B, जो आपका प्रोडक्ट बना है इस रिएक्शन में B, इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए मैं यहाँ पर P से डोनेट करूँगी, ठीक है। इसे हम P लिख देते हैं, P2, और इसे हम लिख देते हैं P1। ओके, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होगी। P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो इस प्रकार से हम इसकी एवरेज रेट लिखते हैं, एवरेज रेट इज इक्वल टू। ओके, तो इस ग्राफ को मैं आपकी फेयर कॉपी में लिख देती हूँ, जिससे आप नोट्स में इसे हम यहाँ पर कंबाइन बनाते हैं, ठीक है। ये आपका कंसंट्रेशन हो गया, और यहाँ पर आपका टाइम T। ये आपका रिएक्टेंट के लिए ग्राफ, रिएक्टेंट समय के साथ डिक्रीजिंग एंड प्रोडक्ट समय के साथ आपका बन रहा है। ओके, तो ये तो हो गया आपका B के लिए ग्राफ, और ये हो गया आपका A के लिए ग्राफ। ओके, कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ बनता है इसमें। तो ये ग्राफ बना लीजिएगा आप। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एवरेज रेट में हम किसी टाइम इंटरवल के बीच में जो आपके रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना वो हम निकालेंगे। और अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। यहाँ पर क्या कहा गया है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। इंस्टेंट का क्या मतलब होता है, बिल्कुल आपका मतलब आपको इंटरवल नहीं निकालना, किसी पर्टिकुलर एक टाइम पर ही निकालना है, और तुरंत से मतलब किसी एक इंस्टेंट पर। वहाँ पर टाइम का जो चेंजमेंट है वो 0 है, किसी आपको टाइम के चेंजमेंट में नहीं निकालना, एकदम t इज इक्वल टू 0 पर ही आपको जो है रेट निकालनी है। उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। इसको हम मैथ में आप लोग देखते हो कि जब हम किसी पर्टिकुलर किसी छोटे से भाग का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं या चेंजमेंट निकाल रहे होते हैं, या फिर हमें किसी छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ना होता है, तो हम उसके आगे d लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर dc अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू dc अपॉन dt। और आपको पता है जब आप रिएक्टेंट के लिए लिखोगे तो इसके आगे माइनस होगा, और जब आप प्रोडक्ट के लिए लिखोगे तो ये प्लस में होगा। तो इसको भी हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर कर देते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर आपका B बन रहा है। जब हम इसके लिए रेट लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट, ओके, माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू dB अपॉन dt। देखिए जैसे हम एवरेज रेट के लिए पढ़ रहे थे, आप इन दोनों के बीच
गैप के बीच में जो आपका चेंजमेंट हुआ, जो आपका रेट आया, आप वो निकाल रहे थे। बट इंस्टेंटेनियस रेट में क्या हुआ, आपको कोई एक ये पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया, मान लीजिए ये आपको पर्टिकुलर टाइम दिया गया और आपसे बोला गया इस पर्टिकुलर टाइम पर, इस इंस्टेंट पर ही आपको निकालना है कि कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन में चेंज क्या है, तो वो चीज़ आपको निकालनी है। ओके, तो आई होप कि आपको इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट के बीच में बहुत अच्छे से फ़र्क पता चल गया होगा। बेसिकली इसकी नीड तो नहीं थी और एग्ज़ाम में ये पूछा भी नहीं जाता है, बट बेसिक चीज़ है, नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बता दी। और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलैरिटी। ओके, उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल में हम कुछ रिएक्शंस की रेट लिखेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए किसी रिएक्शन की रेट लिखने के लिए, क्योंकि जब आप आगे क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में आपको किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। तो हम कुछ एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं पहले आपको दूंगी, तो आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करिएगा करने की, फिर इसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा। यहाँ पर N2O5 जो है वो ब्रेक हो रहा है 2NO2 गैस फॉर्म में प्लस हाफ O2। तो अब इसके लिए आपको क्या लिखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। तो आप कैसे लिखोगे, मैंने आपको बताया था कि जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है उसका फॉर्मूला मैंने आपको सिंपल सा दिया था कि जब आप प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हो, रिएक्टेंट के लिए लिख रहे होगे, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपॉन स्टेशियोमेट्री, यही बताया था मैंने, और स्टेशियोमेट्री यही बताया था मैंने आपको फॉर्मूला। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपका क्या होता था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये क्या होता है आपका, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही है, अपॉन स्टेशियोमेट्री इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस अपॉन स्टेशियोमेट्री। ये आपका फॉर्मूला मैंने सिंपल सा दिया था। तो आप इस फॉर्मूला पे के बेसिस पे आप निकालोगे, आराम से आप निकाल सकते हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की कैसे लिखी जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके बता रही हूँ और 2-3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो N2O5 हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट है। आपको पता है रिएक्टेंट के पहले हम क्या लगाएंगे, माइनस, याद से माइनस आपको लगाना है। ओके, माइनस D ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हम कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, N2O5 अपॉन dt। अब इसका कोई स्टेशियोमेट्री, इसके आगे कोई नंबर तो लिखा नहीं हुआ है, तो इसलिए स्टेशियोमेट्री इसमें नहीं आएगा। इज इक्वल्स टू, अब हम इसकी लिखेंगे प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में माइनस नहीं आएगा, ये आप याद रखोगे, क्योंकि प्रोडक्ट जो है समय के साथ बन रहा है, ना कि घट रहा है। रिएक्टेंट आपका टाइम के साथ में डिक्रीज़ होता है, तो ये माइनस साइन यही दिखाता है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो समय के साथ में डिक्रीज़ हो रहा है। इसके लिए जब हम लिखेंगे DNO2 अपॉन dt, अब यहाँ पर देखिए ये स्टेशियोमेट्री इसकी 2 है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 2। ओके, इज इक्वल्स टू DO2 अपॉन dt। अब जब ये स्टेशियोमेट्री आप यहाँ पर लिखोगे 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाता है, कुछ इस प्रकार से। मैं आपको रफ में करके दिखाती हूँ। जब आप इसके लिए लिखते हो, यहाँ पर मैं O2 के लिए बता रही थी, आपको पता है रेट ऑफ अपीयरेंस यानी कि DO2 अपॉन dt, और स्टेशियोमेट्री इसकी कितनी है, 1/2। तो ये इस प्रकार से कुछ आएगा, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2DO2 अपॉन dt। ओके, समझ में आया। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्या है, H2 प्लस Br2, और यहाँ पर आपका बन रहा है क्या, 2HBr। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,